मुझे गोली किराए के कातिलों ने मारी थी। मेरा जो जुर्म था वो ये था कि मैं बाजवा डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चन रेस कर रहा था। इस मुल्क में जो ज़्यादातर जुराइम हुए हैं जिनका आज तक सिरा नहीं मिला वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने करवाए हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क इस हालत में है जिसमें है। मैं ये अल्लाह को गवाह बना के ये बात आज कह रहा हूँ। मैं चेयरमैन पैमरा था, मेरे साथ यही करने की कोशिश की गई कि जिम्मेदारी मैं उठाऊं गंदगी और इख्तियार ये लोग इस्तेमाल करें। ये लोग कौन? इस्टेब्लिशमेंट के लोग, जुडिशरी के लोग, जर्नलों के लोग। मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। तो मेरे लोगों को धमकियाँ दी जाती थी, यूनिफॉर्म में जाके लोग मेरे लोगों को धमकियाँ देते थे। 138वें नंबर पे हमारी जुडिशरी का नंबर है पूरी दुनिया में। मेरा तो ख्याल है कि जजेस में गैरत हो तो छोड़ दें अपने ओहदा। ये जजेस सुबह उठ के जब आईने के सामने शेव करते हैं तो मैं सोचता हूँ अपना चेहरा कैसे देख के ये सुकून महसूस करते हैं। मुझे सोच के घिन आती है। ये भूख नंग मुफ्ते की है ना जो भिखारीपन हमारी कौम में है, जजेस से शुरू होता है, फिर ये जर्नलों से शुरू होता है। ये मुफ्ता का करोफर, मुफ्ते का जो प्रोटोकॉल है, इंसान बने। आइन ने काम सियासतदानों को दिया है हुकूमत करने का। आप मेरे अवाम के और सियासतदानों के बीच में से हट जाए, जो जजेस भी हट जाएँ, जर्नल भी हट जाएँ। सिर्फ बाजवा पे इतनी तनकीद क्यों हो रही है? उनसे पहले भी चीफ थे, उनसे पहले भी चीफ थे, उन पे क्यों नहीं हो रही? उनके बाद भी चीफ आए हैं। इसलिए कि जिसने गाजरें खाई होती हैं ना, पेट भी उन्हीं के दर्द करते हैं। अगर किसी ने बाजवा डॉक्ट्राइन और के हशर से इबरत नहीं पकड़नी, सबक नहीं हासिल करना, हशर यही होना है। इसी चौक में घूमेंगे। जो भी आइन और कानून से बाहर जाएगा घूम के इसी बाजवा वाले चौक पे आएगा। और अब बरकत आपसे मुखातिब है अबसार आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी, साबिक चेयरमैन पैमरा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ से तकरीबन 10 से 15 कदम के फासले पर इन्हें यहाँ पर गोली मारी गई थी और इनका हालिया आर्टिकल आया कि किस तरह से एक बाजवा डॉक्ट्राइन ने इनके बेटे को यरगमाल करना किया, इन्हें उसे मारा और अभी तक 3 सालों बाद भी वो नफसियाती तौर पर रिकवर नहीं कर सका। अबसार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबसार साहब, ये तो आपने जो कॉलम लिखा है उसके बाद एक लहर गम और गुस्से की और अफसोस की है। 3 साल लगे सर आपको ये आर्टिकल लिखने में। आपका बच्चा अब ठीक है, खैरियत से? देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं तो यही कहूँगा खैरियत से है। लेकिन एक ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर ज़िंदगी में से कोई और झटका जब भी लगता है, जैसे मुझ पे अटैक हुआ उसके बाद, तो फिर ये दोबारा ट्रिगर कर जाता है ट्रॉमा उसका जो है। और कोई डेथ हो जाए फैमिली में, उसका ट्रॉमा ट्रिगर करता है। इट टेक्स टाइम। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उसका फ्यूचर अच्छा करेगा। बहुत हम ख्याल कर रहे हैं, उसका इलाज भी कर रहे हैं। और एक स्टिग्मा था है हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन मेरी अपनी तरबियत, मेरे लिए भी ये स्टिग्मा था। मेरी तरबियत हुई है पिछले कुछ सालों में और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने इसलिए इस पे बोला हूँ कि लोगों को भी पता चले, मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं, कि ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। अच्छा अबसार साहब, आपके बेटे को सिर्फ एक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की वजह से मारा गया और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने आपसे माफ़ी भी मांगी है। जी ऐसा ही है। और प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल, 2 घंटे अभी रहते थे घर से निकलने में, वो वहाँ खड़ा कॉल कर रहा है। बस हमारी जो निज़ाम है वो गल चढ़ गया है। उसमें ना किसी की तरबियत है, वो उसमें सिर्फ वीआईपी कल्चर है। जो आपका बॉस है वो खुदा है और उस खुदा को आपने बंदों से बचाना है, किसी बंदों की नज़र ना पड़ जाए। बचाने से मुराद नज़र ना पड़ जाए, वो बहुत ही अवतार है आपका। ये जो गुलामाना सोच है ना कि आप अपने आप को गोरा साहब की जगह आप अपने आप को ब्राउन साहब समझते हैं और आप समझते हैं आप ये रियाया हैं और आपने हुक्मरानी करनी है इन पे और हटो बच्चो हटो बच्चो, ये मसला था इसका। और वो उनको उमर चीमा ने ट्वीट किया था, वो पुलिस चीफ थे उस वक्त सोहेल ताजिक, और उनको ये कहा उन्होंने कि आप उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उमर का जो पहले क्वेश्चन थे ना, उसने कहा मेरा कसूर कोई नहीं है, तो मुझसे ये लोग माफ़ी मांगे। बच्चों की जैसे ज़िद नहीं होती, बच्चों की तरह वो बिहेव कर रहा था, करना शुरू कर दिया उसने कि जी ये तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये चीज़ ख़त्म हो, क्योंकि अगर हम इसके ये लटकता उसकी मेंटल हेल्थ के और प्रॉब्लम्स होते। लेकिन नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो वो उमर चीमा उनको कहता रहा था कि आप ये चीज़ बच्चे के लिए बेहतर है कि आप इसको, उसका क्लोजर हो जाएगा। नहीं किया, तो इसलिए अब वो आए थे घर पे और वो बच्चे से भी मिले, मुझसे भी मिले। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक जो बुरा वक्त था, मुश्किल वक्त था, वो तो आया, वो गुजर गया। मेरी ख्वाहिश ये है कि और किसी के बच्चे पे ये वक्त ना आए। आपको गोली किसने मारी थी सर? मुझे गोली किराए के कातिलों ने मारी थी। और वो किसने हायर की? वो बहुत सारे उसमें स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स जर्मनी तक पहुँचते हैं। जर्मनी में एक बंदा बैठा हुआ है, मफरूर है वो,
और उसको यहाँ से पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस गई थी, और वो क्यों इंस्ट्रक्शंस गई थी ये कड़ी नहीं मिल रही ना। उसके लिए रेड वारंट जारी किए हैं हुकूमत ने या पुलिस ने उसको जर्मनी से लाने के लिए, ताकि उसे लेके और पूछें यहाँ कौन उसको ऑर्डर ये दे रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा जो जुर्म था वो ये था कि मैं बाजवा डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चन रेस कर रहा था। वो जिस तरह इस मुल्क में एक फिस्तायत का निज़ाम था, मैं उस पर सवाल कर रहा था। मैं जर्नैलों से सवाल पूछ रहा था, मैं जजेस से सवाल पूछ रहा था कि आपकी इतनी जायदाद कैसे बनती है, आपके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनका ख़र्चा तनख्वाह में से आप कैसे पूरा करते हैं। जनरल आसिम बाजवा था उसमें से एक। तो इस वजह से मुझ पर मुकदमात बन रहे थे गद्दारी। मुनीर बाजवा जो करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? नहीं, आसिम बाजवा जो DGISPR थे और फिर कोर कमांडर बलूचिस्तान भी रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो मुझ पे मुकदमे बगावत के बने, गद्दारी के बने। 26 शहरों में मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। ये जो अभी जैसे अभी हो रहा है तब मेरे पे वैसे हो रहा था उसी दौरान में नहीं बात आ रहा था फिर भी। तो क्योंकि मेरा जीना मरना तो यही है, वो आप को पता चल ही गया होगा, सबको, उनको भी पता चल गया होगा जिन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की। मैंने तो नहीं जाना, तो इसलिए वो फिर उन्होंने अटैक करवाया कि इसको फारिग करें। ये तो चुप ही नहीं करता। तो ये था। अभी वो किसने एग्जैक्टली करवाया है, मेरे पास वो क्या कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस अभी नहीं है। जहाँ तक है वो मैंने आपको बता दिया है, जर्मनी तक है। सर ये वही मेथड ऐसा मालूम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप जो अरशद शरीफ साहब के साथ किया गया। अरशद शरीफ को किसने मरवाया? अरशद शरीफ को भी मरवाया गया है जी। और वो किसने मरवाया, देखिए मैंने अपने ऊपर अटैक का भी नाम किसी का नहीं लिया। मैं अरशद पे भी अटैक किसने करवाया मैं उसका नाम जब तक मेरे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं होगी नहीं लूँगा। लेकिन जाहिर है अगर कोई कहे अरशद का कत्ल हादसा था, मैं नहीं मानता इसको। इतना गाड़ी में 2 या 3 लोग थे, सिर्फ अरशद को गोली लगी, एक गोली उसको वो लगी है जो जानलेवा साबित हुई है। इसी तरह मुझे भी एक गोली मारी तो उन्होंने इसी तरीके से थी ना कि दिल पे लगे या जिगर पे लगे और फारिग हो जाए। अल्लाह ने साहब ये आपको भी गोली मारी गई, मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया, अरशद को तो मार दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान में साफियों के साथ ये कुछ हो रहा है। सर खुलकर बात हो नहीं रही, अभी भी बातें छुपाई जा रही हैं, अभी भी बताया नहीं जा रहा। सब कहते हैं कि आप जानते हैं वो कौन है। सर ये पॉलिटिशियंस करवाते हैं या एस्टेब्लिशमेंट करवाती है? देखें, पॉलिटिशियन भी करवाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन इतने ताकतवर नहीं है इस मुल्क में। जो ज़्यादातर जुराइम हुए हैं जिनका आज तक सिरा नहीं मिला, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने करवाए हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क इस हालत में है जिसमें है। इसमें देखिए सियासतदानों का भी कसूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कसूर उसका होता है जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है, जिसके पास इख्तियार ज़्यादा होती है। आप आसिफ जरदारी ले लें, आप नवाज शरीफ ले लें, आप इमरान खान ले लें, सब शिकायत करते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं था। चाहे इख्तियार, मेरा उनसे शिकवा ये कि आप इख्तियार में रहते हुए ये शिकायत करते हैं, आप इख्तियार से निकल के ये शिकायत कर रहे हैं। लेकिन चलें इख्तियार से निकल के कर रहे हैं जी। सब कह रहे हैं कि इख्तियार हमारे पास नहीं था, जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी जाती थी। और मैं ये अल्लाह को गवाह बना के ये बात आज कह रहा हूँ, मैं चेयरमैन पैमरा था, मेरे साथ यही करने की कोशिश की गई कि जिम्मेदारी मैं उठाऊँ गंद की और इख्तियार ये लोग इस्तेमाल करें। ये लोग कौन? इस्टेब्लिशमेंट के लोग, जुडिशरी के लोग, जर्नैलों के लोग। मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। मेरे से ये चाहते थे इख्तियार वो इस्तेमाल करें, उसका गंद मैं उठाऊं। मैंने कहा नहीं करता। ना आइन और कानून के ख़िलाफ़ किसी जर्नैल की बात मानूंगा, ना जज की मानूंगा, ना हुक्मरान की मानूंगा, ना सियासतदान की मानूंगा। नहीं मानी, इसी का खमियाजा भुगता है, आज तक भुगत रहा हूँ। ये सियासतदानों को करना पड़ेगा, खड़े होकर कहेंगे कि हम आइन और कानून के ख़िलाफ़ ये लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। ये जो है ना, ये जो माइंड सेट है कि इख्तियार मैं पीछे से बैठ के इस्तेमाल करूं और उसका गंद सिविलियन उठाए, इसी ने हमारे मुल्क को तबाह किया है। मेरी लड़ाई ये है कि अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूं, इख्तियार मैं कानून और आइन के मुताबिक इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं नहीं कर रहा, आप मेरा इस्तेसाब करें, लेकिन ये ना करें कि गंद अबसार उठाए और अबसार को तोहफे में फिर वो कुर्सी मिल ही रहे 4 साल और 8 साल मिल जाए, फिर 10 साल मिल जाए और वो गंद करता रहे। तोहफे में कुर्सियां दी जाती हैं? जी बिल्कुल, तोहफे में। मतलब मुझे निकाला गया ना 2 साल बाद। क्यों निकाला गया? क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मान रहा था, वरना मैं आज भी वहाँ। अभी देखें, आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता था उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का? डायरेक्टली कांटेक्ट, जनरली लेवल पे कांटेक्ट्स होते थे, कर्नैली लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे, हर लेवल पे होते थे। मेरे लोगों को धमकियाँ दी जाती थी, यूनिफॉर्म में जाके लोग मेरे लोगों को धमकियाँ देते थे, पैमरा के लोगों को, कि ये काम करें, इस चैनल को हटा दें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, ये कहा जाता था। और फिर हम उनकी शिकायत करते थे और उस पर कोई एक्शन नहीं होता था। हम तो कुछ नहीं उनको पकड़ सकते थे ना, हम तो शिकायत ही उनके सीनियर्स को कर सकते थे या हुकूमत को कर सकते थे। ना हुकूमत ने कुछ किया, ना उनके सीनियर्स ने कुछ किया, क्योंकि सब
ये सब जो चल रहा था कोई तो चला रहा था ना। तो जो जजेस थे, जो पाकिस्तान की जुडिशरी थी, वो भी उस वक्त खामोश थी। जी बिल्कुल, उनके वो तो जो हम एक्शन लेते थे उस पर फ़ौरन स्टे ऑर्डर आ जाता था। आप देखें जजेस 138वें नंबर पे हमारी जुडिशरी का नंबर है पूरी दुनिया में। मेरा तो ख्याल है कि जजेस में गैरत हो तो छोड़ दें अपने ओहदा। पूरी दुनिया में सबसे पहला अल्लाह ने सबसे पहला हिसाब जज का लेना है। और अगर सबसे ज़्यादा किरदार का बेहतर इंसान माशरे में कोई होना चाहिए वो सियासतदान नहीं होना चाहिए, वो जर्नैल नहीं होना चाहिए, वो जज होना चाहिए। और उसके बाद सहाफ़ी होना चाहिए, क्योंकि जज इंसाफ देता है, सहाफ़ी सच बोलता है। जुडिशरी आज़ाद है आज पाकिस्तान? आज़ाद नहीं, कोई आज़ाद नहीं है। ये खुद भी गुलाम है, ये खुद ही अंदर से भी करप्ट हैं और इनको करप्ट लोगों को लाया जाता है आगे। जो वकील मीडियोकर होगा वो जज बनेगा, उसके वीक पॉइंट्स इन्होंने, और ब्यूरोक्रेसी में भी पैमरा चेयरमैन मैं भी होता, मेरे वीक पॉइंट्स भी इन पे होते, वो उसको इस्तेमाल कर सकते, मेरे ख़िलाफ़ तो करते और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो कर लेता, नहीं करता तो नहीं करता। ये जो की पोस्ट हैं उन सब के वहाँ पे उन लोगों को सर्वाइव करने देते हैं जो इनकी पॉकेट में होते हैं। जो पॉकेट में नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जो जज कोई जज रह ही नहीं सकता। काजी फायजी साहब के ख़िलाफ़ देख लें कितना मुहिम चलाने की कोशिश की गई, उनको निकालने की कोशिश की गई, उनका क्या कसूर था, वो पॉकेट में नहीं है। अभी ये देखें आप, कोई काबिल इज़्ज़त इंसान इतने बड़े ओहदे पे, हाई कोर्ट के जजेस, और वो ख़त लिख रहे हैं जी हमें मुफ्त पास दिए जाएं PSL के मैच के। मतलब अब मुझे सोच के घिन आती है कि ये जजेस का मैयार हो गया है कि मुफ्त के पास आप मांगते फिर रहे हैं यूँ भिखारियों की तरह जाके। यार 2000 रुपये का टिकट है, 5000 रुपये का टिकट है, इतना आप कमाते हैं। आपके बेटा कोई चेंबर चला रहा होता है आपके नाम पे, कोई दामाद आपका चेंबर चला रहा होता है, केसेस पकड़ रहे होते हैं, पैसे और भी आ रहे होते हैं, आप फिर भी मुफ्त के पास। ये देखें, ये मेंटालिटी है। सोहराब, इस मेंटालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले जजेस में ख़त्म होनी चाहिए ये मेंटालिटी। ये भूख नंग मुफ्ते की है ना, जो भिखारीपन हमारी कौम में है, जजेस से शुरू होता है, फिर ये जर्नैलों से शुरू होता है। ये मुफ्ता का करोफर, मुफ्ते का जो प्रोटोकॉल है, इंसान बने, आम इंसान बने, इनको इंसान समझे इस मुल्क में रहते हैं। 8 माह से जो मुल्क के अंदर फस्तायत है, ये जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमत गिरी, रिजीम चेंज हुई है, उसके बाद से जो हालात बनाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं या वही जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? मुल्क में फस्तायत पिछले 8 माह से नहीं है, पिछले 75 साल से है। उसका रूप रंग बदल जाता है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। और जितनी रजीम चेंजेस मुल्क में होती हैं उसके पीछे ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट होती है और नहीं होनी चाहिए। अभी तो एक जज साहब कल परसों किसी को ईमानदार और बेईमान करार देते हैं तो फिर ठीक है। ये अगर जज साहब ने बिस्तर से उठ के सुबह फैसला करना है तो ये इलेक्शन कमीशन बंद करें, इलेक्शन का निज़ाम बंद करें। हम अरबों रुपया लगा देते हैं, लोग भी कैंपेन करते रहते हैं, जज साहब डिसाइड करते हैं किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। ये 30 करोड़ आवाम की जो तौहीन की जाती है ना हर बार वोट के उसके बावजूद, यही हमारे मुसीबतों की जड़ है। और मैं ये मानता हूँ कि सियासतदानों में गलती हैं, सियासतदान फरिश्ते नहीं हैं, एग्रीड, लेकिन आइन ने काम सियासतदानों को दिया है हुकूमत करने का। आप मेरे अवाम के और सियासतदानों के बीच में से हट जाए, जो जजेस भी हट जाएँ, जर्नैल भी हट जाएँ, अवाम जाने और सियासतदान जाने। सर, जो जनरल बाजवा साहब जो आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, उससे आपको क्या समझ आ रही है? जिस तरह से वो मान रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराना ज़रूरी था, मुल्क के लिए ख़तरनाक थे, ये कन्फेशन नहीं है? किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गिल्ट है और इंशाल्लाह गिल्ट ये सारी उम्र रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ओहदे पे पहुँचें तो फ़िरौन ना बने। आपको अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है तो आप अल्लाह को जवाबदेह महसूस करें, अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह महसूस करें और आइन और कानून पे चलें, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ बाजवा पे इतनी तनकीद क्यों हो रही है? उनसे पहले भी चीफ थे, उनसे पहले भी चीफ थे, उन पर क्यों नहीं हो रही? उनके बाद भी चीफ आए हैं, इसलिए कि जिसने गाजरें खाई होती हैं ना, पेट भी उन्हीं के दर्द करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने किए हैं करतूत, इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई वो खाकरुब तो नहीं थे ना, वो ऑल इन ऑल थे, वो बादशाह थे, वो शहनशाह थे। तो अब शहनशाह को हिसाब भी शहनशाहियत के हिसाब से होना चाहिए और होना चाहिए। सर, आज आखिरी सवाल है। सोहेल वड़ाइच साहब बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद हाफिज़ डॉक्ट्राइन की बातचीत कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सेंस बन रहा है कि ये भी कोई डॉक्ट्राइन एग्जिस्ट करेगी? बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी अगर बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद कोई और डॉक्ट्राइन आ रही है। अगर किसी ने बाजवा डॉक्ट्राइन और के हशर से इबरत नहीं पकड़नी, सबक नहीं हासिल करना, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको अकल दे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, हशर यही होना है, इसी चौक में घूमेंगे। जो भी आइन और कानून से बाहर जाएगा घूम के इसी बाजवा वाले चौक पे आएगा। ये कुदरत का इंसाफ देख लें, परवेज़ मुशर्रफ को ओनरशिप मिलना मुश्किल हो गई थी अभी जब जनाजा आए हैं, तो जी। उनसे ही सबक ले लें। बाजवा साहब का भी आपने अंजाम ज़िंदगी में, मुझे 30 साल हो गए हैं ये स्ट्रगल करते हुए,
आवाम के हकूक़ के लिए, इतनी जल्दी कारमा होते मैंने नहीं देखा जितना जनरल बाजवा का हुआ है आज। जी। तो अगला शायद इससे भी तेज़ी, क्योंकि अल्लाह ताला भी डिजिटल एज में आ गए मुझे लगता है। डिजिटल एज में जितनी तेज़ी से काम होते हैं ना, ये प्रिंट मीडिया और तख्ती के दौर के लोगों को याद रखना चाहिए भाई साहब कि ये डिजिटल एज है। अब बड़ी तेज़ी से कारमा होता है, आइन और कानून के अंदर है, लास्ट कमेंट कर दें के हकूक़ की इज्जत करें। अरशद शरीफ साहब की फैमिली, कल उनकी वाइफ का हमने इंटरव्यू किया, वो कह रही है आज भी हमारे पास वकील अवेलेबल नहीं है सर। क्या नहीं अवेलेबल? वकील, आज भी कोई वकील हमारा केस लेने को तैयार। बदकिस्मती है कि मैं उनकी वालदा के पास गया था, उनके बच्चों से भी गया था, मिला था, मैं बहुत उदास और रोया हूँ वहाँ पे जाके। मुझे ज़ाहिर है अरशद से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और बाद में अरशद ने तनकीद की, लेकिन ज़ाहिर है उनका हक़ था। वो उनकी वालदा से गले लग के दुआए मग़फ़िरत की, बहुत दिल दुखी है उस दिन से। डिप्रेशन मेरा और बढ़ा जो पहले भी था। तो लेकिन कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क में कि एक वतन का बच्चा शहीद हो गया और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। यही बेइंसाफ़ियाँ आपको घर घर में नज़र आएंगी, चाहे मेरे सियासी नज़रियात राइट के हैं या लेफ़्ट के हैं। जो नज़रिए जिस पे खड़ा है उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जजेस से मुझे शिकवा ये है, ये जजेस सुबह उठ के जब आईने के सामने शेव करते हैं तो मैं सोचता हूँ अपना चेहरा कैसे देख के ये सुकून महसूस करते हैं। कितने बेइंसाफ़ी, कितने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। इनको अपनी वो ब्रहमी से ब्रहम हो जाते हैं रोज़ाना, लेकिन इंसाफ नहीं दे पाते। तो अनफॉर्चुनेट है कि अगर उनको नहीं मिल रहा तो वकील, तो और इससे आप सोचें कि कितना जुल्म है इस निज़ाम में कि मज़लूम के साथ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। अब साहब बहुत शुक्रिया आपका।